Welcome to द्रोणाचार्य IAS YouTube चैनल. दिस इज़ आवर डेली न्यूज़पेपर वीडियो. आज है 2 जनवरी. तो चलिए देखते हैं कि आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में वो ऐसे कौन कौन से न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. आज हम सबसे पहले बात करेंगे एक्सपोसैट के बारे में. इसरो ने नए साल की शुरुआत एक्सपोसैट मिशन के लॉन्च के साथ की है. इसकी डिटेल्स हम देखेंगे. एंड देन विल टॉक अबाउट हट्टी कम्युनिटी. तो रिसेंटली हिमाचल प्रदेश की हट्टी कम्युनिटी को ट्राइबल स्टेटस ग्रांट किया गया है. कौन है ये हट्टीज, कहाँ पे रहते हैं, रीजंस क्या हैं, वो सब हम यहाँ पे जानेंगे. एंड देन विल टॉक अबाउट जापान अर्थक्वेक. जापान में 7.5 मैग्नीट्यूड का एक बहुत स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आया है जिससे कि इवन वहाँ पे सुनामी भी जो है वो ट्रिगर हो चुकी है. इसको हम यहाँ पे फॉलो करेंगे. एंड देन अगेन टुडे विल टॉक अबाउट रेड सी. हमने कल भी बात की थी रेड सी के बारे में. आज भी हम बात करेंगे रेड सी क्राइसिस की. और आज का हमारा डिस्कशन का जो ट्रेंड है वो इस तरफ है कि इंडिया का जो ऑयल ट्रेड हो रहा है, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं या फिर जो हम इंपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर रेड सी क्राइसिस का क्या कोई असर होगा या नहीं, इसकी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे. एंड लास्टली विल टॉक अबाउट इंडिया एंड नेपाल रिलेशंस, बिकॉज रिसेंटली हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर नेपाल के अंदर एक जॉइंट कमीशन मीटिंग होल्ड कर रहे हैं जहाँ पे एग्रीमेंट जो है उसकी तरफ बढ़ा जा रहा है जिससे कि हम नेपाल से 10,000 मेगावाट्स का जो हाइड्रो पावर है उसे इंपोर्ट करना चाहते हैं. तो इसी लाइन में ब्रीफली देखेंगे कि इंडिया और नेपाल के आपस में रिश्ते कैसे हैं. तो ये कुछ टॉपिक्स आज की वीडियो में हम कवर करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आज का हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल साइंस एंड टेक और स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे हम बात करेंगे एक्सपोसैट मिशन के बारे में. हमारे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने नए साल की शुरुआत एक्सपोसैट के लॉन्च के साथ की है. एक्सपोसैट जिसका फुल फॉर्म है एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट. इस एक्सपोसैट को 1 जनवरी 2024 के दिन लॉन्च किया गया. नाउ इसे लॉन्च किया गया है बाय यूजिंग PSLV C58 एंड PSLV को यूज़ करते हुए ये 60th मिशन है जो कि फुलफिल हुआ है जहाँ पे PSLV को यूज़ किया गया है. PSLV C58 ने एक्सपोसैट मिशन को लॉन्च किया. ठीक है. अच्छा, अब कुछ डिटेल्स देख लेते हैं इस पर्टिकुलर मिशन की. सबसे पहले जो एक्सपोसैट है, ये जो सैटेलाइट है, ये हमारे लो अर्थ ऑर्बिट में ऑपरेट करेगी. एंड बेसिकली यहाँ पे कुछ 650 किलोमीटर्स का जो ऑल्टीट्यूड है वहाँ पे ये सैटेलाइट ऑपरेट करेगी. एंड यहाँ पे कुछ 6 डिग्रीज की जो इंक्लिनेशन है वो इसे दी जाएगी. तो लो इंक्लिनेशन मिलेगा इसको. 6 डिग्रीज की इंक्लिनेशन पे लो अर्थ ऑर्बिट से एक्सपोसैट ऑपरेट करेगा. एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि सैटेलाइट के अंदर 2 इंपॉर्टेंट पेलोड्स हैं. ठीक है. इट कैरीज 2 पेलोड्स जिसके चलते हमारे गैलेक्सी में जितनी भी एक्सरे सोर्सेज हैं, अलग अलग तरह के एक्सरे सोर्सेज हैं, कोई ब्लैक होल है कहीं पे आपके न्यूट्रॉन स्टार्स हैं, इन सब से जो एक्सरेज आती हैं उनको ये कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी करेगा. उनकी टेम्पोरल, उनकी स्पेक्ट्रल, उनकी जितनी भी पोलराइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन सब को यहाँ पे स्टडी किया जाएगा. इस मिशन का मेन एम यही है कि हमारी गैलेक्सी में जो एक्सरे पोलराइजेशंस होती हैं उनको मेजर करना, उनको स्टडी करना. इस मिशन का जो लाइफ स्पैन है वो कुछ 5 इयर्स का रहने वाला है. द लाइफ स्पैन ऑफ दिस एक्सपोसैट इज गोइंग टू बी 5 इयर्स. ये 5 साल के लिए ऑपरेशनल रहेगा. एंड इसकी जो ऑब्जर्वेशन स्ट्रैटेजी है इसमें खास तौर पे जो अर्थ का एक्लिप्स पीरियड आता है वहाँ पे प्राइमरीली ऑब्जर्वेशंस की जाएंगी जिस टाइम पे इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम मिलेगी. अब देखिए, इसके गोल को हम 2 तरह से समझेंगे. वो कैसे? क्योंकि एक्सपोसैट में आपके पास 2 पेलोड्स हैं. पहले तो आपको इन पेलोड्स के नाम पता होना चाहिए. द फर्स्ट पेलोड इज पोलिक्स. प्राइमरी पेलोड कौन सा है? पोलिक्स. पोलिक्स का फुल फॉर्म है Polarimeter Instrument in X-rays. What is the full form of POLIX? Polarimeter Instrument in X-rays. POLIX. ये जो POLIX है ये इसरो ने कोलैबोरेट किया है विद बेंगलोर रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट. रिसेंटली भी हमने रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात की थी जब हमने आर्कटिक स्टेशन की बात की थी कि आर्कटिक में जो इंडिया का रिसर्च स्टेशन है वो पूरे साल के लिए ऑपरेशनल रहने वाला है. विंटर्स में भी वहाँ पे रिसर्च कंटिन्यू की जाएगी. तो तब भी हमने बात की थी रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की, RRI.
तो इसरो ने RRI के साथ मिलकर पोलिक्स को डेवलप किया है। पोलिक्स का फुल फॉर्म है पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरेज। अब इसको इस तरह से टेलर किया गया है कि जो भी मीडियम एक्सरे एनर्जी रेंज है, बेसिकली 8 to 30 KeV, यहाँ पे इस मीडियम एनर्जी एक्सरे में जो पोलराइजेशन आती है उसकी डिग्री और उसका एंगल स्टडी करने का कौन? पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरेज। आप इसका नाम ही देख लीजिए, पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट। पोलराइजेशन की डिग्री, उसका एंगल मीडियम एक्सरे एनर्जी रेंज के अंदर जिसमें आपकी 8 to 30 KeV आ जाता है, वहाँ पे इसको स्टडी किया जाएगा। इसका सेकेंडरी पेलोड, सेकेंड पेलोड कौन सा है? एस्पेक्ट। एस्पेक्ट का फुल फॉर्म है एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग। यहाँ पे टेम्पोरल उसकी बात हो रही है। यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, कुछ 0.8 to 15 KeV रेंज का। और ये जो पेलोड है ये इसरो का जो UR राव सैटेलाइट सेंटर है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं URSC, इसने डेवलप किया है। तो ये इसरो के ही URSC सेंटर ने डेवलप किया है, पोलिक्स RRI ने डेवलप किया था। तो दो पेलोड्स कौन से हैं? पोलिक्स एंड एस्पेक्ट। आई वुड लाइक कि आप कमेंट करें, आप कमेंट करके लिखें द पेलोड्स ऑफ एक्सपोसैट्स आर पोलिक्स एंड एस्पेक्ट, ताकि आपको हमेशा के लिए ये बात जो है वो याद रहे। तो नाउ कमिंग डाउन टू द मिशन कि यहाँ पे फोकस किस चीज़ पे किया जा रहा है, अब आप इसको समझ पाएंगे। अब हमें पता चल गया कि हमारे पास दो पेलोड्स हैं, तो मिशन क्या है? सबसे पहले जो एक्सरे की पोलराइजेशन है उसे मेजर करना, और इसके लिए जो एनर्जी बैंड है दैट इज़ 8 to 30 KeV, ठीक है। और सेकंड जो एस्पेक्ट जिसमें हेल्प करेगा दैट इज़ टू कंडक्ट लॉन्ग टाइम स्टडी। यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी की लॉन्ग टाइम स्टडी की जाएगी, और यहाँ पे जो रेंज है आपकी एनर्जी की दैट इज़ 0.8 to 15 KeV। याद रखेंगे पोलिक्स की रेंज अलग है और एस्पेक्ट की रेंज अलग है, ठीक है। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि जब भी हम पोलराइजेशन बोलते हैं, पोलराइजेशन बेसिकली मीन्स कि हमारे लाइट वेव्स की ओरिएंटेशन क्या है। इट रेफर्स टू ओरिएंटेशन ऑफ आवर लाइट वेव्स। अब जो एक्सरेज हैं, एक्सरेज आर पार्ट ऑफ योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। दीज एक्सरेज कैन ऑल्सो बी पोलराइज्ड, ठीक है। तो अलग अलग तरह के जो हमारे कॉस्मिक सोर्सेज हैं, वहाँ से जो एक्सरेज आ रहे हैं, अगर हम उनको स्टडी करेंगे तो हमें उन कॉस्मिक सोर्सेज की फिजिकल कंडीशन क्या है उसके बारे में पता चलेगा। एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में कौन कौन से प्रोसेसेस हो रहे हैं, स्पेशली ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स, सुपरनोवा रेमिनेंट्स, वहाँ पे कौन कौन से प्रोसेसेस हो रहे हैं, ये जानने में भी हमें एक्सपोसैट जो है वो हेल्प करेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक चीज़ और याद रखेंगे कि इससे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पोलराइजेशन के लिए एक्सरेज को यूज़ करते हुए अपना मिशन भेजा था, जिसे हम कहते हैं नासा का इमेजिंग एक्सरे पोलरीमेट्री एक्सप्लोरर, IXPE। ये 2021 में नासा ने IXPE को भेजा था। इसके बाद सेकेंड नंबर पे इसरो का एक्सपोसैट जा रहा है, जहाँ पे एक्सरे पोलरीमेट्री मिशन कंडक्ट किया जाएगा। तो इंडिया दुनिया का सेकेंड कंट्री बन जाता है जो कि एक्सरे पोलरीमेट्री मिशन को कंडक्ट करवा रहा है। याद रखेंगे, ये खास तौर पे याद रखेंगे। पहला कंट्री कौन सा है? यूएसए के नासा ने IXPE मिशन भेजा था, लेकिन दूसरे नंबर पे आ गया है इंडिया। हमारा एक्सपोसैट दुनिया का सेकंड ऐसा पोलरीमेट्री मिशन है जो एक्सरेज को स्टडी करेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल GS पेपर 2 पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इश्यूज रिलेटेड टू SCs एंड STs। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये फैक्ट एज सच इंपॉर्टेंट हो जाता है। खबर ये है कि जो हट्टी कम्युनिटी है, ठीक है, हमारे हिमाचल प्रदेश का जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है, बेसिकली ये ट्रांसगिरी रीजन है हिमालयाज का, हिमाचल का। वहाँ पे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक हट्टी कम्युनिटी है। उस हट्टी कम्युनिटी को ट्राइबल स्टेटस ग्रांट किया गया है।
और ये न्यूज़ आर्टिकल इसी चीज़ के बारे में है। तो पहली चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए कि हट्टी कम्युनिटी है कहाँ पे। तो हट्टी कम्युनिटी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है, जो ट्रांसगिरी रीजन्स हैं वहाँ पे आपको हट्टी कम्युनिटी मिलेगी। और ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि बड़े लंबे टाइम से इनकी डिमांड चल रही थी कि इनको शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस दिया जाए, एंड अब ये डिमांड पूरी हो चुकी है। हट्टी कम्युनिटी को ट्राइबल स्टेटस ग्रांट किया गया है। अब हमारे लिए प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता हो कि ये हट्टी कम्युनिटी है कौन। सो ये बहुत ही क्लोज निट कम्युनिटी है। इनका नाम बेसिकली ओरिजिनेट इस तरह हुआ कि जो कम्युनिटी के जो लोग थे वो होम ग्रोन वेजिटेबल्स, क्रॉप्स, मीट या फिर वूल, मतलब किसी भी होम ग्रोन सामान को ये स्मॉल मार्केट्स में बेचा करते हैं। अब ये स्मॉल मार्केट्स को टाउन्स में हाट बोला जाता है ना, हाट, और उस हाट से वर्ड आया हट्टी। ठीक है, तो ये ऐसी कम्युनिटी जो कि अपने होम ग्रोन आइटम्स को स्मॉल मार्केट्स में सेल करते हैं, हार्ट्स में सेल करते हैं, वहाँ से इस कम्युनिटी का नाम पड़ा हट्टी। अच्छा, हट्टी में एक और चीज़ है कि यहाँ पे जो हट्टी कम्युनिटी के जो मेन हैं वो ट्रेडिशनली एक वाइट हेडगियर पहनते हैं, स्पेशली जब कोई सेरेमोनियल ओकेजन आता है, कोई खास ओकेजन है, तो वहाँ पे हट्टी कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो मेन हैं, वो वाइट कलर का हेडगियर पहनते हैं। अब जब हम इनकी लोकेशन देखते हैं तो मेनली जो हट्टी होमलैंड है ये हिमाचल और उत्तराखंड बॉर्डर के आसपास है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली यमुना की दो बड़ी ट्रिब्यूटरीज हैं, एक गिरी और एक टोन्स। ये गिरी और टोन्स रिवर की जो बेसिन है वहाँ पे आपको हट्टी कम्युनिटी का जो होमलैंड है वो मिलेगा। वैसे भी जो टोन्स रिवर है वो हिमाचल और उत्तराखंड के बीच में स्टेट बॉर्डर बनाती है। एंड हट्टीज़ दो एरिया में डिवाइड हो गए, एक तो हिमाचल प्रदेश का ट्रांसगिरी एरिया हो गया जो कि हिमाचल में है, दूसरा उत्तराखंड के अंदर जौनसार बावार एरिया है, वहाँ पे और हट्टीज़ रहते हैं। तो दो स्टेट्स में आपको मिलेंगे, हिमाचल में और उत्तराखंड में। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ आप देखें तो जब हमारे पास दो अलग स्टेट्स हो गई हट्टी की, एक हो गया हिमाचल प्रदेश, एक हो गया उत्तराखंड, क्या हुआ 1967 में उत्तराखंड के जौनसार बावार में जो हट्टीज़ थे उनको ट्राइबल स्टेटस दिया गया। लेकिन तब से हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हट्टी कम्युनिटी थी उन्होंने भी ये डिमांड की कि हमें भी शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस मिलना चाहिए। तो 1967 से ये डिमांड चलती आ रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखें ये जो एरिया है हिमाचल प्रदेश का जहाँ पे हट्टी कम्युनिटी रहती है, यहाँ पे टोपोग्राफिकली भी डिसएडवांटेज है, बहुत डिफ़िकल्ट टेरेन है ये, एंड देयरफॉर पीपल ओवर हियर दे आर लैगिंग बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसके चलते उन्होंने शेड्यूल्ड ट्राइब की या फिर ट्राइबल स्टेटस की जो डिमांड है उसे इनिशिएट किया। तो दो तरह के आपके पास हट्टी क्लैंस हो गए, एक हो गया ट्रांसगिरी में जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और एक हो गया जौनसार बावार में जो कि उत्तराखंड में है। अब इनके सिमिलर ट्रेडिशंस हैं और इनके बीच में इंटर मैरिजेस भी बहुत कॉमनली होती है। ठीक है, हालांकि इस कम्युनिटी के अंदर बहुत ही रिजिड कास्ट सिस्टम भी है, एंड यूजुअली यहाँ पे इंटरकास्ट मैरिजेस जो हैं वो भी डिस्करेज की जाती हैं, लेकिन इन दोनों हट्टी क्लैंस के बीच में जो मैरिजेस हैं, जो रिलेशंस हैं, वो मेंटेन किए जाते हैं। प्लस एक और चीज़ है कि जिस तरह हम देखते हैं कि हरियाणा में खाप्स हैं, खाप पंचायत्स हैं, सिमिलरली हट्टी कम्युनिटी के अंदर जो कम्युनिटी मैटर्स आते हैं उनको डिसाइड करने के लिए यहाँ पे एक ट्रेडिशनल काउंसिल है जिसे कहा जाता है कुंबली। तो जिस तरह खाप्स हरियाणा के हैं वैसे ही हट्टी कम्युनिटी की ट्रेडिशनल काउंसिल को कहा जाता है कुंबली। डिस्पाइट कि हमारा जो पंचायती राज सिस्टम है वो इस्टेब्लिश हो चुका है, फिर भी इस पर्टिकुलर रीजन में जो कुंबलीज की पावर है वो अभी तक अनचैलेंज्ड ही रही है। ठीक है जी, तो ये यहाँ इतना आपको पता होना चाहिए रिगार्डिंग हट्टीज़, कब से इनकी डिमांड शुरू हुई है, कहाँ पे ये हट्टी कम्युनिटी प्रेजेंट है, ये हट्टी कम्युनिटी है क्या, और जो लेटेस्ट फैक्ट है वो ये है कि इनको ट्राइबल स्टेटस ग्रांट कर दिया गया है। मूविंग अहेड, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जापान के अर्थक्वेक के बारे में। तो रिसेंटली जो सेंट्रल जापान है वहाँ पे 7.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो है वो स्ट्राइक करता है। जापान का इशिकावा जो रीजन है, द इशिकावा रीजन, वहाँ पे ये जो अर्थक्वेक है वो स्ट्राइक करता है इन दिस पर्टिकुलर रीजन। एंड
बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक है। बहुत सारी डिकेड्स के बाद ऐसा हुआ है कि जापान की जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आया हो, एंड जिसके चलते ये जो पूरा एरिया है ये अगेन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब खबर ये भी है कि इस अर्थक्वेक की वजह से 1 मीटर से ज़्यादा हाइट की जो सुनामी वेव है वो भी यहाँ पे ट्रिगर हो चुकी है। अब देखिए, आप जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि जापान की जियोग्राफिकल वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते यहाँ पे अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन और सुनामी जैसे जो चैलेंजेस हैं वो आते रहते हैं, पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। आप प्लेट टेक्टोनिक्स को बहुत डिटेल में जानते हैं, आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में। कंट्री की लोकेशन ऐसी है जहाँ पे बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो कन्वर्ज करती हैं, जिसकी वजह से जापान का जो एरिया है वो सेस्मिक एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल है। अगर हम रीजंस देखें कि जापान इतना ज़्यादा वल्नरेबल क्यों है, इतना ससेप्टिबल क्यों है, तो वल्नरेबिलिटीज़ में नंबर 1 रीज़न तो यही है कि यहाँ पे आपके पास कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज़ हैं। जापान पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के ऊपर लोकेटेड है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर दुनिया का वो एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई सेस्मिक एक्टिविटी होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स की आपस में बाउंड्रीज़ हैं। जापान की बात करें तो यहाँ पे आपके पास आ जाती है पैसिफिक प्लेट, पैसिफिक ओशन की सबसे बड़ी प्लेट पैसिफिक प्लेट, प्लस इसके साउथ में आ जाती है फिलीपीन प्लेट। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा मूव करेंगे टुवर्ड्स द ईस्ट तो आ जाती है वेस्ट की तरफ मूव करते हैं तो आती है यूरेशियन प्लेट, एंड देयर इज़ ऑल्सो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। तो अब देखिए कितनी सारी प्लेट्स हैं यहाँ पे। देयर इज़ पैसिफिक प्लेट, फिलीपींस प्लेट, यूरेशियन प्लेट एंड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। इन सब की आपस में यहाँ पे बाउंड्रीज हैं, प्लस ये सब की सब यहाँ पे क्या करती हैं, कन्वर्ज करती हैं। पैसिफिक प्लेट और फिलीपीन प्लेट तो यूरेशियन और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के अंदर सबडक्ट कर रही हैं। आपको पता है कि जो भी ओशनिक प्लेट्स होती हैं या फिर जो भी डेंसर प्लेट्स होती हैं वो क्या करती हैं, सबडक्ट करती हैं। तो यहाँ पे हमारी पैसिफिक प्लेट और आपकी फिलीपीन प्लेट यूरेशियन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के अंडर सबडक्ट कर रही हैं, विच इज़ द सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ सेस्मिक एक्टिविटी ओवर हियर। सबडक्शन होगी तो जो प्लेट है वहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होगी, अर्थक्वेक्स आएंगे, जो रॉक्स हैं वो मेल्ट होगी और वोल्केनिक इरप्शंस होंगे। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई कि इन प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से यहाँ पे फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स आते हैं। मेजर अर्थक्वेक्स यहाँ पे बहुत सारे आए हैं, स्पेशली अगर आप हिस्टोरिकल इवेंट्स की अगर हम बात करें तो जापान में 2011 में ग्रेट ईस्ट जापान अर्थक्वेक आया था। 1995 में ग्रेट हानशिन अर्थक्वेक आया था, विच डेमोन्स्ट्रेटेड कि इस पर्टिकुलर एरिया में कितना मैसिव डिस्ट्रक्शन हो सकता है और जापान की टेक्टोनिक सेटिंग की वजह से कितना लॉस ऑफ लाइफ भी हो सकता है। अब देखिए, जब अर्थक्वेक आता है, देखिए जब अंडर द सी अर्थक्वेक आता है या फिर कोस्ट के अलॉन्ग अर्थक्वेक आता है तो इससे ओशन में या फिर सी में बहुत अमाउंट में जो वाटर है वो डिस्प्लेस हो जाता है, जहाँ से सुनामी ओरिजिनेट करती है। 2011 में जो सुनामी थी वो अंडर सी अर्थक्वेक की वजह से ट्रिगर हुई थी, जिसने जापान का जो फुकुशिमा न्यूक्लियर डिज़ास्टर है उसके आसपास डिवास्टेशन की। अब सिमिलरली अभी भी हमारे पास यहाँ पे काफ़ी मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हुई है वाटर की, और 1 मीटर से ज़्यादा हाइट की जो सुनामी है वो भी यहाँ पे ट्रिगर हो चुकी है। देन यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है। जो मैग्मा जनरेट होता है प्लेट के, जो सबडक्टेड प्लेट जो मेल्ट कर रही है वो वोल्केनिक इरप्शन के फॉर्म में यहाँ पे राइज करता है, अगेन विच लीड्स टू अर्थक्वेक। सो जियोग्राफिकल कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, मल्टीपल टेक्टोनिक प्लेट्स एक नेटवर्क यहाँ पे बना चुके हैं, जिससे कि हर वक्त एक अनप्रेडिक्टेबल रिस्क जो है सेस्मिक इवेंट्स का वो बना रहता है, जिसकी वजह से जापान में टाइम टू टाइम हम देखते हैं कि अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक इरप्शन ये सब हमें यहाँ पे मिलता है। मूविंग अहेड, आज हम फिर से बात करेंगे हमारे ट्रबल्ड वाटर्स के बारे में, रेड सी के बारे में। लेकिन आज की जो हमारी डिस्कशन रहने वाली है दैट इज़ गोइंग टू बी सेंटर्ड अबाउट इंडियाज़ ऑयल ट्रेड। किस तरह रेड सी के अंदर जो हूथी रेबेलियंस जो अटैक कर रहे हैं वो इंडिया के ऑयल ट्रेड को किस तरह अफेक्ट करेंगे। नाउ एज वी ऑल नो कि येमेन के अंदर जो हूथीज़ हैं दे आर बैक्ड बाय ईरान,
एंड ये रेड सी के अंदर जो कमर्शियल वेसल्स पास कर रही हैं उनको टारगेट कर रहे हैं. Why are they targeting? Because they are showing that they support Palestine's Islamist group Hamas. कि इज़राइल में और हमास का जो वॉर चल रहा है उसमें हुथीज़ हमास को अपनी सपोर्ट दिखाते हुए रेड सी के अंदर जो कमर्शियल वेसल्स पास कर रहे हैं उनके ऊपर अटैक कर रहे थे. हमने कल देखा था कि यूएस नेवी ने हुथीज़ की 3 शिप्स को 3 वेसल्स को सिंक भी कर दिया था. लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि भाई अल्टीमेटली जो रेड सी वाटर्स हैं दे आर ट्रबल्ड नाउ. हाउ विल दे अफेक्ट इंडियाज़ ऑयल ट्रेड? अब यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं. पहली चीज़ तो ये है कि अगर हम करंट सिनेरियो देखें तो इंडिया मेजरली क्रूड ऑयल जो है वो इंपोर्ट कर रहा है रशिया से. पहली चीज़ तो ये कि हम रशिया से बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं. सेकेंड चीज़ ये है कि हम रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को यूरोप के बहुत से कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रहे हैं. यह समझ में आ रही है बात? हम एक तरह क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल जो है वो मंगा रहे हैं रशिया से, फिर उसको रिफाइन करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाकर उसे यूरोप में एक्सपोर्ट कर रहे हैं. ये दोनों ही चीज़ों के लिए जो कॉस्ट इफेक्टिव रूट जो है दैट इज़ थ्रू रेड सी, कि भाई सुएज़ कनाल से होते हुए इंडियन ओशन से मेडिटेरेनियन सी पहुंचा जाए और वहाँ से यूरोपियन कंट्रीज़ पे पहुंचा जाए. दैट इज़ द शॉर्टेस्ट रूट. लेकिन अब इस ट्रबल्ड वाटर्स की वजह से, रेड सी क्राइसिस की वजह से जो मेजर शिपिंग कंपनीज़ हैं दे आर टेकिंग लॉन्गर रूट. वो अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होते हुए आ रहे हैं, लॉन्गर रूट लेते हुए आ रहे हैं, जिससे कि जो रूट है वो कॉस्टलियर होता जा रहा है. अब इस लॉन्गर रूट का जो अफेक्ट है, रेड सी को अवॉइड करना चाहते हैं, इससे डेफिनेटली जो कॉस्ट है इस रूट का वो भी बढ़ता जा रहा है. इंडिया यूरोप को रिफाइंड प्रोडक्ट्स बहुत बड़े अमाउंट में सप्लाई कर रहा है. सबसे ज़्यादा इंडिया की रिफाइंड फ्यूल्स को नीदरलैंड ने इंपोर्ट किया है. जब हम ट्रेंड भी देखते हैं कि भाई आपके पास नॉर्थ की तरफ, यूरोप की तरफ कितना क्रूड ऑयल या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, तो उसमें इंडिया 3rd बिगेस्ट प्लेयर है जहाँ से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, यूरोप की तरफ जा रहे हैं. और जब डेस्टिनेशन देखी जाती है तो नीदरलैंड एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिफाइंड प्रोडक्ट्स इंडिया से नीदरलैंड पहुँच रहे हैं. तो डेफिनेटली हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया की ऑयल ट्रेड पे इसका अफेक्ट नहीं हो रहा. तो अब जो शिप्स हैं वो रेड सी से ना होते हुए लॉन्गर रूट से होते हुए जाएंगे. इसे टाइम भी ज़्यादा लगेगा और कॉस्टलियर रूट भी है. और जब हम ये देखते हैं कि रशिया से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कहाँ पे हो रहा है, तो इंडिया में ओवर 26,900 मिलियन डॉलर्स का जो क्रूड ऑयल है वो रशिया से आ रहा है, विच इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ ऑयल फॉर इंडिया दिस ईयर. सेकेंड नंबर पे हम इराक से मंगा रहे हैं, लेकिन फर्स्ट नंबर पे हम किससे मंगा रहे हैं? रशिया से. अब जब रशिया से भी जब इंडिया आएगा तो उनके लिए भी जो रूट है वो कौन सा है? सुएज़ कनाल. लेकिन अब इन ट्रबल वाटर्स के चलते वो भी कहाँ से आ रहा है? रेड सी को अवॉइड करते हुए, लॉन्गर रूट लेते हुए, अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होते हुए हमारे पास पहुँच रहा है. सो डेफिनेटली इन दोनों ही सिनेरियोज़ को अगर हम देख लें, चाहे हम इंपोर्ट कर रहे हैं या फिर अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों ही केसेस में हमारा प्रेफर्ड रूट तो सुएज़ कनाल वाला है. लेकिन इन ट्रबल वाटर्स की वजह से हमें लॉन्गर रूट लेना पड़ रहा है, जिससे कि हमारे ऑयल ट्रेड के ऊपर अफेक्ट हो रहा है. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इंडिया और नेपाल रिलेशंस पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है. तो रिसेंटली हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर नेपाल में नेपालीस काउंटर पार्ट के साथ एक जॉइंट कमीशन मीटिंग चल रही थी, जहां पे एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसमें कि इंडिया 10,000 मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर जो है वो नेपाल से बाय करेगा. और साथ ही में इंडिया और नेपाल के बीच में एयर कनेक्टिविटी को एनहांस किया जाए और डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करने के लिए भी यहाँ पे बातचीत हुई है, जिसके चलते इंडिया और नेपाल के बीच में जो एजेंडाज़ हैं उनको रखा गया है. अब देखिए, यहाँ से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम थोड़ा सा ओवरव्यू लें कि इंडिया और नेपाल का रिलेशन क्या है. देखिए, डेफिनेटली जब हम इंडिया नेपाल की बात करते हैं, नेपाल में बहुत सारी नदियां हैं, हिमालय से बहुत नदियां नेपाल में जाती हैं, जिसके चलते नेपाल का जो पावर सेक्टर है, जो हाइड्रो पावर है,
वो एक बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट रहता है इंडिया और नेपाल के बीच में। हमारे बीच में लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेंट भी है, ठीक है, जिसके ऊपर हम 10,000 मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नेपाल से इंपोर्ट करने का हमारा टारगेट है, जिसे लेकर एग्रीमेंट्स भी जो हैं वो इस पर्टिकुलर मीटिंग में साइन किए गए हैं। हम ट्रांसपोर्ट डेवलप करना चाहते हैं। क्यों? एक तो बात यह है कि जो नेपाल है ये लैंडलॉक्ड कंट्री है, ठीक है। इंडिया के साथ अगर ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट होगी तो इसमें नेपाल का भी फ़ायदा है। बहुत सारी पाइपलाइंस हम नेपाल की तरफ पहुंचा रहे हैं। सिलीगुड़ी से होते हुए नेपाल का जो झापा रीजन है वहाँ पे हमारी पाइपलाइन जाती है। सो लॉट ऑफ कोऑपरेशन गोज ऑन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। हमारा क्लोज नेबरर है, हमारी यूनिक फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन रही है। वो किस तरह? हमारे बीच में एक ओपन बॉर्डर है एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बहुत ही डीपली रूटेड है। 1950 में हमारे रिलेशन को शो करती है इंडिया और नेपाल की ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। हमारा बॉर्डर भी बहुत बड़ा है, तकरीबन 1850 किलोमीटर से लंबा हमारा बॉर्डर है। 5 इंडियन स्टेट्स ऐसी हैं जो कि नेपाल के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती हैं, जैसे कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। ये वो स्टेट्स हैं जो कि नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। हमारा डिफेंस कोऑपरेशन बहुत है। हम नेपाल की आर्मी को उनकी मॉडर्नाइजेशन के लिए असिस्ट करते हैं। इंडिया और नेपाल के बीच में बटालियन लेवल पे जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, जो कि हर साल ऑल्टरनेटिवली होती है। एक साल इंडिया में होती है, एक साल नेपाल में होती है। इस एक्सरसाइज का नाम है सूर्य किरण, ठीक है, याद रखेंगे, सूर्य किरण। फिर इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी है हमारी। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ नेपाल और नेपाल इज ऑल्सो इंडियाज 11th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। कल्चरल हमारा कोऑपरेशन बहुत है। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, बुद्धा की बर्थ प्लेस जो लुम्बिनी है दैट इज लोकेटेड इन नेपाल। स्वामी विवेकानंद सेंटर फॉर इंडियन कल्चर ये काठमांडू में सेटअप किया गया, जो कि शोकेस करता है कि इंडियन कल्चर को कितनी रिस्पेक्ट मिलती है नेपाल में। देन जब भी नेपाल को ज़रूरत पड़ती है तो इंडिया ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। जैसे 2015 में अर्थक्वेक आया था नेपाल में, जहाँ पे तकरीबन 1.54 बिलियन नेपालीज रुपीज़ की सपोर्ट इंडिया ने की थी। बट हाँ, बाउंड्री डिस्प्यूट भी ज़रूर हैं, है ना। हाल ही में आप जब पढ़ते हैं, आप यू नो अबाउट काला पानी, लिपुलेक, ट्राई जंक्शन एरिया, वहाँ पे हमारा डिस्प्यूट है। फिर चाइना जो है वो अपना इन्फ्लुएंस जो है वो नेपाल में बढ़ा रहा है। ये कुछ चैलेंजेस ज़रूर हैं हमारे पास, लेकिन फिर भी अगर हम हिस्ट्री देखें और हम एरियाज़ ऑफ कोऑपरेशन देखें नेपाल के साथ, तो वो हमारे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। अब बड़ी चीज़ हमारे पास ये है कि अब जो 10,000 मेगावाट्स ऑफ हाइड्रो पावर हम नेपाल से लेना चाहते हैं, उसे लेते हुए जो एग्रीमेंट मोडालिटीज़ हैं उन्हें इस जॉइंट कमीशन मीटिंग के अंदर डिस्कस किया गया। दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।